इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूं। तो आज हम बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। मुझे मालूम है आप सभी बच्चों को बहुत इंतजार था इस चैप्टर का, और ये चैप्टर्स बच्चों जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सारे के सारे जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम वन बाय वन देखते जाएंगे। और यहां पर ना थोड़ी सी बड़ी बड़ी क्लासेस में आपको देने वाला हूं, ठीक है। हो सकता है कि ये चैप्टर आपको मैराथन के फॉर्म में मिले, तो शुरुआत आज से मैं करूंगा। आज आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास देने वाला हूं, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी चैप्टर होता है उसका लेक्चर नंबर 1 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसका रीजन यही है बच्चों, क्योंकि हम जो सबसे पहला लेक्चर करते हैं उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड या उस चैप्टर में जो पढ़ने वाले ना उससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं, जरूरी बातें होती है, वो करते हैं लेक्चर नंबर 1 में। तो चलिए आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं एक नया चैप्टर का, लेक्चर नंबर 1, और ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। खूब सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे आज के क्लास में हम, ओके। तो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे। आज की क्लास में बच्चों जैसा मैंने बताया, स्टार्टिंग करूंगा मैं प्रत्यावर्ती धारा से कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, उसकी परिभाषा से। फिर उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, वो बताऊंगा। फिर हम देखेंगे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फिर प्रत्यावर्ती धारा का क्या देखेंगे हम, वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। साथ ही साथ प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, ठीक है। बहुत सारे बोर्ड्स में ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि आप अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या लिखो, डिफरेंस लिखो, ये मैं आपको समझाऊंगा। फिर हम बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर, और आखिर में प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको आगे आने वाले जो बहुत सारे डिराइवेशंस हैं, फार्मूले हैं, उनको समझना है बच्चों, तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सबसे पहले विद्युत धारा, बिल्कुल बेसिक से। विद्युत धारा आपने क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुका है, एक बार फिर से सुनिएगा बच्चों। विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। धारा के लिए हम यही बोलते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। पढ़े ना, I इजिकल टू, हमने पढ़ा हुआ है I इजिकल टू Q/T, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। यह प्रवाहित आवेश धारा का निर्माण करते हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का वर्गीकरण किया गया है, उसको 2 प्रकारों में बांटा गया है। किस बेसिस पर किया गया है, उसके परिमाण तथा दिशा, उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, उसके आधार पर विद्युत धारा को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहली धारा है बच्चों दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, और दूसरी है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। दिष्ट धारा सुनिएगा, डायरेक्ट करंट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं बच्चों डीसी। क्या लिखते हैं हम, डीसी लिखते हैं, ठीक है। दूसरी धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं बच्चों एसी, ठीक है, एसी। ये दिखाने का भी तरीका अलग अलग होता है। इस तरह से साइन में हम समझ जाते हैं कि डीसी है, और अगर इस तरह का संकेत होता है तो हम समझ जाते हैं कि क्या है, एसी है, ठीक है, एसी है। तो ये चीज याद रखना, बिल्कुल। बात समझ में आई। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। धारा के परिमाण और दिशा के आधार पर उसको 2 भागों में बांटा गया है बच्चों, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट डीसी, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहां दिष्ट धारा की, कि दिष्ट धारा क्या है। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा नियत होती है। ऐसी धारा जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। नियत का मतलब क्या है, कांस्टेंट, एक ही दिशा में होती है, उसकी दिशा बदलती नहीं, ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिष्ट धारा कहते हैं। और यहां पर कंडीशन है, अब देखो दोनों की बात करेंगे ना हम, दिशा की भी बात करेंगे, साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे। तो दिशा तो नियत है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो बदल भी सकता है और बदल नहीं भी सकता है। दोनों कंडीशन, या तो बदलेगा या तो वही का वही रहेगा। तो
इसके डेफिनेशन में आएंगे दिष्ट धारा की, तो हम यही देखते हैं बच्चों, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा कैसी होती है, नियत होती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, वो दिष्ट धारा होती है, परिमाण बदले या ना बदले। तो याद रहेगी ये बात, एक लाइन में याद रखना, डायरेक्ट करंट ऐसी करंट जिसका डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत होता है, और उसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। इसमें दोनों कंडीशंस हैं, ठीक है। दिष्ट धारा स्रोत को किसी परिपथ में, मैंने संकेत बता दिया आपको, संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो यहां पर एक कंडीशन आया कि मैग्नीट्यूड बदल भी सकता है और ना बदल भी सकता है, मतलब बदल सकता है और नहीं भी बदल सकता है। दिशा हमेशा नियत रहेगी, परिमाण जो है वो चेंज हो सकता है और वैसी का वैसी रह सकता है। इसलिए डायरेक्ट करंट को बच्चों फिर से दो वर्गों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट करंट के लिए एक छोटा सा डायग्राम देख लो, ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम है, ठीक है। एक्स एक्सिस की ओर हमने टाइम लिया है और जो कौन सा एक्सिस है बच्चों, जो वाई एक्सिस है उसकी ओर मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है। ये इधर टाइम और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, एक ही दिशा में, डायरेक्शन कैसी बच्चों, एक ही दिशा में है, और मैग्नीट्यूड भी क्या है, बराबर है, इसलिए इसको एक सीधी रेखा से दिखाया गया है। ये डायरेक्ट करंट को दिखाने का तरीका है। अब मैंने बताया दो प्रकार की, ठीक है, दो प्रकार की, एक समदिष्ट धारा, उस दिष्ट धारा को हम समदिष्ट धारा कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ नियत रहेगा, ठीक है, ना तो उसका परिमाण बदलेगा और ना तो दिशा बदलेगा, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम समदिष्ट धारा कहते हैं। सेल और बैटरी से प्राप्त धारा जो होती है वो समदिष्ट धारा होती है। जो सेल है, बैटरी है, इन सब से जो विद्युत धारा मिलती है वो क्या होती है, समदिष्ट धारा होती है। और इसी के दूसरे प्रकार में आते हैं बच्चों परिवर्ती दिष्ट धारा, नाम से ऐसी धारा जिसके मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। फिजिक्स को पढ़ना बहुत आसान है, बहुत सारी चीजें हम कॉमन सेंस से जान सकते हैं। परिवर्ती दिष्ट धारा, ऐसी दिष्ट धारा जिसके मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन, दिशा तो नियत रहेगी मगर मान क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा, वो कहलाएगी परिवर्ती दिष्ट धारा। तो उस दिष्ट धारा को परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं जिसका परिमाण समय के साथ क्या होते रहता है, बदलते रहता है, किंतु दिशा कैसी रहती है बच्चों, नियत रहती है। तो बात समझ में आई। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट एक ऐसी धारा होती है जिसकी दिशा नियत होती है, परिमाण बदले या ना बदले। जब परिमाण और दिशा दोनों नियत होगा, दोनों का मान नहीं बदलेगा, तो समदिष्ट धारा। जब दिशा तो कांस्टेंट रहेगी मगर परिमाण समय के साथ बदलेगा, तो परिवर्ती दिष्ट धारा। इतना याद रखना। दिष्ट धारा के बारे में हमने पहले जो चैप्टर नंबर 3 है बच्चों, वहां बहुत कुछ पढ़ चुका है। अब हमारी बारी है पढ़ने की प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो यहां से शुरू होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है हमारा। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा की क्या देखेंगे बच्चों, परिभाषा। तो प्रत्यावर्ती धारा कैसी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसके परिमाण और दिशा जो होती है दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर क्या होते रहता है बच्चों, बदलते रहता है। यहां पर दोनों बदलेगा, परिमाण भी और दिशा भी। तो सबसे जो पहला अंतर है, ठीक है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में, वो तो मिल गया। दिष्ट धारा की दिशा हमेशा नियत होती है, परिमाण बदले या ना बदले, और प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण और दिशा जो होते हैं दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से, ठीक है, निरंतर लगातार क्या होते रहता है बच्चों, बदलते रहता है। डायनेमो और जनरेटर, डायनेमो है, जनरेटर है, इनसे प्राप्त जो धारा होती है वो कैसी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है। इसको भी हम एक चित्र से दिखा सकते हैं, देखिए डायग्राम कैसा आएगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ठीक है। यहां भी बच्चों एक एक्सिस में टाइम लिया, एक एक्सिस में क्या लिया गया है, मैग्नीट्यूड लिया गया है। एक एक्सिस में टाइम है, एक एक्सिस में मैग्नीट्यूड लिया गया है। देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये इधर गया ऊपर की ओर, फिर देखो होता क्या एक्चुअल में, देखो अल्टरनेटिंग करंट के लिए मैं आपको बता देता हूं। यहां ये अल्टरनेटिंग करंट 0 से शुरू होती है बच्चों, और ये क्या हो जाती है, यहां पर मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम जो करंट है उसको I0 या I0 से दिखाएंगे, ठीक है। यहां आकर फिर से ये 0 हो गया, फिर से डायरेक्शन चेंज हुई, दूसरी दिशा में गई बच्चों, और फिर से ये वैल्यू क्या हुई, मैक्सिमम हुई, ठीक है। मैक्सिमम को मैंने बताया I0 से दिखाते हैं, और फिर से क्या हो गई, 0, 0 से फिर से डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर से उसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम को I0 से दिखाएंगे, मैक्सिमम को किससे दिखाएंगे हम, I0 से दिखाएंगे। तो ये आसान है कि नहीं है, बोलिए आप लोग, है ना। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा जिसका परिमाण
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ लगातार क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर 0 से डायरेक्शन चेंज होकर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से डायरेक्शन चेंज होकर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0। इसी तरह से क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा चलती रहती है। इसको बोलते हैं बच्चों हम साइन कर्व, ज्या वक्र। क्या बोलते हैं इसको, हम साइन कर्व बोलते हैं, ज्या वक्र बोलते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी विद्युत धारा होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ लगातार क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और यहां पर बच्चों प्रत्यावर्ती धारा को हम एक समीकरण से दिखाएंगे। कैसे, यहां लिखते हैं हम, प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए इक्वेशन होता है I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी। अब ये चीजें क्या क्या है बच्चों, यहां चीजें जो लिखे हमने वो क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जहां I, ये जो I है ये है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान I0, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, आयाम, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे बच्चों आयाम, ठीक है, अधिकतम आयाम मान। या फिर इसी के लिए याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं हम, शिखर मान बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का क्या बोलते हैं, शिखर मान। देखो सारी चीजें वही है, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान बोले, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम बोले, या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। ये I0 या I0 जो लिखा हुआ है उसको हम प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम आयाम या शिखर मान बोल सकते हैं। आगे ओमेगा, ये क्या होती है बच्चों, ओमेगा ये होती है कोणीय आवृत्ति। ये क्या होती है, ये कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा, ठीक है। टी क्या है, यहां समय है, टी क्या है, यहां समय है। ओके, ये सारी बातें आपको हमेशा याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात समझ में आई, क्या बताया हमने, प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ लगातार बदलते रहता है। प्रत्यावर्ती धारा को हम समीकरण से प्रदर्शित करते हैं I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी, जहां I प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, एक विशेष समय पर मान, उसे हम तात्क्षणिक मान कहेंगे। I0 प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम या शिखर मान होता है, और ओमेगा कोणीय आवृत्ति होता है, और टी क्या होता है बच्चों, समय होता है। ठीक है, डायग्राम से भी हमने समझा कि किस तरह से प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 से मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से वापस 0 में आता है, फिर 0 से मैक्सिमम होता है, फिर मैक्सिमम से 0। अगर एक कंप्लीट साइकिल की बात करें, तो अगर एक कंप्लीट साइकिल की बात करें ना बच्चों, इसको समझ जाओ यहीं पर, ये कंप्लीट साइकिल यहां तक कवर होता है। एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो रही है, और 2 बार वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। एक साइकिल मतलब एक चक्कर, एक साइकिल मतलब एक चक्कर। हाफ साइकिल यहां से यहां तक, हाफ साइकिल में एक बार मैक्सिमम फिर मिनिमम, फिर हाफ साइकिल में मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल या एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का मान 2 बार अधिकतम होता है, और 2 बार क्या होता है बच्चों, न्यूनतम होता है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये तो समझ में आया। ऊपर से कहां आई बच्चों, नीचे की ओर आई, डायरेक्शन चेंज हुआ, और मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम से मिनिमम, ठीक है, और मिनिमम से वापस मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मिनिमम हो रही है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ क्या होते रहते हैं, लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इक्वेशन याद रखना, I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी, I प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, I0 प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मतलब उसका आयाम या शिखर मान, ओमेगा होता है बच्चों कोणीय आवृत्ति। ठीक है, कोणीय आवृत्ति, और टी क्या होता है बच्चों, समय होता है। इस डायग्राम को कहते हैं हम साइन कर्व या वक्र।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने प्रत्यावर्ती धारा बताया, वैसे ही विद्युत वाहक बल। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उस विद्युत वाहक बल को कहते हैं जिसके परिमाण और दिशा सेम डेफिनेशन है, बस धारा की जगह आ गया बच्चों विद्युत वाहक बल। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उस विद्युत वाहक बल को कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहता है। ये आप लिख सकते हैं इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। चीजें मालूम है, अब फिर से सुनिएगा। ई प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान, ई नॉट प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान, ओमेगा कोणीय आवृत्ति और टी समय। ठीक है, जैसे हमने धारा में देखा था, जिस तरह से हमने विद्युत धारा में देखा था बच्चों, सेम वैसे ही वहां आई था जो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान था, यहां ई है, ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान हो जाएगा। ई नॉट प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, ओमेगा कोणीय आवृत्ति और टी जो है बच्चों वो समय। ठीक है, ओमेगा को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, चलिए ये ओमेगा और ये समय। ठीक है, ये इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टता। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम एसी वोल्टता कहते हैं। और वोल्टता के लिए भी हम समीकरण लिखेंगे बच्चों, V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगा। यहां भी V जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, V नॉट प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, ओमेगा कोणीय आवृत्ति और टी क्या होगा बच्चों, समय होगा। बात समझ में आई? तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं, बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स हैं, मगर ये सब याद रखेंगे तब आगे जब हम बड़े बड़े इसमें फॉर्मूले देखेंगे, बड़े वाले कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो सब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहली परिभाषा आती है बच्चों आयाम या शिखर मान। एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू, अधिकतम मान को ही हम आयाम या शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की किसी भी दिशा में अधिकतम मान को उसका आयाम या शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की किसी भी दिशा में बोलता है। मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया था बच्चों, इधर क्या है हमारा समय t है, तो प्रत्यावर्ती धारा मान के चलते हैं करंट I का डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा का डायरेक्शन है। तो अगर यहां पर हम देखें इस तरह से, इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा चल रही है। ठीक है, तो ये बच्चों उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, ये प्रत्यावर्ती धारा की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट। ठीक है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा का किसी भी दिशा में, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, जो अधिकतम मान होता है उसे हम उसका आयाम या क्या कहते हैं, शिखर मान कहते हैं। आयाम या क्या कहते हैं बच्चों, शिखर मान कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन आता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। प्रत्यावर्ती धारा को अपने परिवर्तन के एक पूर्ण चक्र में जितना समय लगता है उसे हम उसका क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। उसे हम एक बार और आयाम में मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, आपको सुन लो। धारा में आई नॉट से दिखाए थे, ठीक है, विद्युत वाहक बल में ई नॉट से दिखाए थे और वोल्टेज में वी नॉट से बताए थे आयाम या शिखर मान को। ठीक है, अब आवर्तकाल टाइम पीरियड में क्या बोलता है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा अपने परिवर्तन के एक पूर्ण चक्र में जितना समय लेती है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। मतलब ये हुआ कहां से, इस बिंदु से, कहां से बच्चों, इस बिंदु से इस बिंदु तक एक चक्कर, ये हाफ साइकिल यहां तक। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना, ये हाफ साइकिल यहां तक और ये हाफ साइकिल यहां तक चलने में जो समय लगा बच्चों कैपिटल टी, उसको हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अपने परिवर्तन के एक पूर्ण चक्र में, ठीक है, जितना समय लेती है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको शॉर्टकट में याद करने का तरीका होता है टाइम पर साइकिल। टाइम पर साइकिल, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। टाइम पर साइकिल, टाइम मतलब समय, पर मतलब एक, साइकिल मतलब चक्कर, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे किससे दिखाते हैं बच्चों, टी से दिखाते हैं। तो टी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं टी इज इक्वल टू बच्चों, टी इज इक्वल टू पढ़ा हुआ है हमारा 2 पाई बाई ओमेगा, जहां ओमेगा क्या होती है, कोणीय आवृत्ति होती है। टी इज इक्वल टू बच्चों 2 पाई बाई ओमेगा।
थर्ड में देखेंगे आवृत्ति, ठीक है, थर्ड में देखेंगे आवृत्ति। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्कर पूर्ण कर लेती है उसे हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को दिखाते हैं बच्चों न्यू से, और न्यू इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास 1/t, न्यू इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। तो यहां से देखो न्यू इज इक्वल टू, अगर हम t का मान रखते हैं तो t के प्लेस में क्या रख देंगे हम, 2π/ω रख देंगे। t के प्लेस में क्या रख देंगे बच्चों, 2π/ω रख देंगे, ठीक है, ये हमारे पास में। तो ये क्या आएगा, देखो एक रिलेशनशिप बनता है न्यू इज इक्वल टू ω/2π, ओमेगा ऊपर चला गया, 2π इधर आ गया, या हम इसको लिखेंगे बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू। ये हमारे पास में फार्मूला बन जाता है, ये हमारे पास में क्या बन जाता है बच्चों, फार्मूला बन जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। हाँ, आवर्तकाल समय है तो समय के लिए मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। आवृत्ति है बच्चों, आवृत्ति के लिए मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है, आवृत्ति के लिए मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें एक बार फिर से सुनिएगा। किसी भी दिशा में प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को उसका आयाम या शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अपने एक पूरे चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल के लिए फार्मूला होगा t इज इक्वल टू 2π/ω, और प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेती है, ठीक है। जैसे इसको मैंने टाइम पर साइकिल लिखा, इसके लिए भी शॉर्टकट याद रख सकते हो, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। साइकिल मतलब चक्कर, पर मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड में कुल चक्रों की संख्या को हम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेती है उसे हम उसकी क्या बोलेंगे, आवृत्ति कहेंगे, ठीक है। यहां तक की बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आप सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा नॉलेज प्लस। घरों में दी जाने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। हम सबके घर में जो विद्युत धारा दी जा रही है बच्चों, ठीक है, वो कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। भारत में इस धारा की आवृत्ति, ठीक है, हमारे देश में इस धारा की जो आवृत्ति है वो 50 चक्र प्रति सेकंड होती है, 50 चक्र प्रति सेकंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें बच्चों, न्यू इज इक्वल टू 50 साइकिल पर सेकंड, ठीक है, साइकिल, इसी को सीपीएस भी लिखते हैं, साइकिल पर सेकंड होता है। मतलब हर सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, वो 50 चक्कर लगाता है, ठीक है, ये, ठीक है। किसी, देखिए साइकिल पर सेकंड कितना है, आवृत्ति कितना है बच्चों, 50 चक्र प्रति सेकंड है। इस प्रकार लिखा है आगे, किसी विद्युत बल्ब में धारा 1 सेकंड में 50 बार एक दिशा में और 50 बार कैसे चलती है, विपरीत दिशा में चलती है। हर 1 सेकंड में वो 50 बार चक्कर लगाएगा। देखो इधर ये प्रत्यावर्ती धारा इस तरह से चलती है, तो 50 बार एक दिशा में, 50 बार दूसरी दिशा में जाएगा, 50 बार एक दिशा में जाएगा, 50 बार कैसे जाएगा, दूसरी दिशा में जाता है। तो प्रत्येक चक्र में धारा का मान मैंने बताया था, प्रत्येक चक्र में धारा का मान कितने बार बच्चों, ये मैक्सिमम 2 बार मैक्सिमम होता है। कितने बार मैक्सिमम होता है, 2 बार मैक्सिमम होता है। और 2 बार क्या होता है बच्चों, ये वैल्यू 2 बार मिनिमम होती है। यहां मिनिमम हुई और यहां मिनिमम हुई। तो यही चीज लिखा है कि 50 बार एक दिशा में, 50 बार विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। प्रत्येक चक्र में धारा का मान 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम 0 होता है। स्पष्ट है कि बल्ब 1 सेकंड में, अब 50 बार मैक्सिमम हो रहा है, 50 बार क्या हो रहा है, 50 कितना हो गया, 100 बार मैक्सिमम हो रहा है और 100 बार क्या हो रहा है, मिनिमम। तो बल्ब जो होती है बच्चों 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार क्या होता है, बुझता है। मगर हमारी आंखें जो है ना, इतने कम समय में उस चीज को देख नहीं पाती। इसी को लिखा है, दृष्टि निर्बलता के कारण विद्युत बल्ब लगातार जलता हुआ प्रतीत होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है वो हर सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, ठीक है, मगर हमारी आंखें उस चीज को देख नहीं पाती। तो बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ये सब चीजें एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, कई बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है। तो याद रखना कि हमारे देश भारत में, हमारे घरों में जो दी जाने वाली धारा है वो कौन सी धारा होती है बच्चों, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी याद रखना 50 चक्र प्रति सेकंड, और ये फ्रीक्वेंसी 50 चक्र प्रति सेकंड है। मतलब हर 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है, 50 चक्कर। तो
50 चक्कर एक दिशा में, 50 चक्कर दूसरी दिशा में। तो एक कंप्लीट साइकिल में वैल्यू जो होती है अल्टरनेटिंग करंट की 2 बार मैक्सिमम होती है, 2 बार मिनिमम होती है। इसलिए हर सेकंड कोई भी विद्युत बल्ब 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, मगर हमारी आंखें उस चीज को देख नहीं पाती है। ठीक है, ये जानकारी आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बात समझ में आई होगी। आगे बढ़े फिर, चलिए अब प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक पूर्ण चक्र में, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। तो देखिए क्या बोलता है बच्चों, प्रथम अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में होती है, दूसरे अर्धचक्र में विपरीत दिशा में। अभी हमने 2-3 बार डायग्राम बनाए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, ठीक है, पहले जो उसका हाफ साइकिल होता है उसमें एक डायरेक्शन में, फिर दूसरे हाफ साइकिल में दूसरे डायरेक्शन में होती है। और इसलिए बोलता है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है बच्चों, 0 हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का जो एवरेज वैल्यू होती है वो एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 0 होती है। तो यहां पर हम आपको ये चीज प्रूव करके दिखाएंगे। चलिए, ठीक है, ये प्रूव करके। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण बच्चों क्या है हमारे पास, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी। I इक्वल क्या है बच्चों, I0 साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास समीकरण है। इक्वेशन नंबर 1 मैं दे देता हूं, ठीक है। यहां पर हम मानेंगे, माना अल्प समय dt के लिए, अल्प समय dt के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान नियत रहता है, ये मान के चलते हैं। बहुत ही कम समय के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान कैसा रहता है, नियत। ठीक है, हमने ये तो आपको आज पढ़ाया मैंने कि प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ लगातार बदलते रहता है, मगर मैं एक स्मॉल टाइम इंटरवल ले रहा हूं बेटा, बहुत छोटा सा मैं समय अंतराल ले रहा हूं जिसको मैंने dt लिया है। dt क्या है, एक छोटा सा टाइम इंटरवल है, छोटा सा समय अंतराल है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत ही कम समय अंतराल, एक बहुत ही अल्प समय dt के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान कैसा रहता है, नियत रहता है। अतः dt समय में प्रवाहित आवेश, आवेश कम समय है तो आवेश का मान भी कम होगा बच्चों, dq। dq इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, I dt। ये बात समझ में आई, dq इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, I dt। अब बोलोगे सर ये कहां से आया, तो q इज इक्वल टू IT होता है। q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। आवेश क्या होता है, विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा क्या होता है, I इज इक्वल टू, ये तो सिंपल है यार, I इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, q बाई टी होता है। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, q इज इक्वल टू IT हो जाता है। q इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, IT हो जाता है। ये तो आपको मालूम है आप सभी बच्चों को, ठीक है। इसलिए dq इज इक्वल टू I dt, ठीक है। I इज इक्वल टू q बाई टी, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास में, IT हो जाता है। q इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, IT हो जाता है, ठीक है। तो अल्प समय dt के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान नियत रहता है। अतः dt समय में प्रवाहित आवेश dq इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, I dt, ठीक है। या अगर हम I का मान रखें तो dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I के जगह में क्या आ जाएगा बच्चों, I0 साइन ओमेगा टी dt, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया dq इज इक्वल टू, आवेश का मान आ गया बच्चों हमारे पास। इतनी बात पहले समझ जाओ, ठीक है। हमको
फिर से सुनिएगा, सिद्ध क्या करना है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है एक पूर्ण चक्र में शून्य होता है। ये तो मैंने बता दिया, अब इसी को मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या है, I = I0 sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने माना कि एक छोटे समय अंतराल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान कैसा है, नियत है, उस समय बदल नहीं रहा है, बहुत ही कम समय अंतराल के लिए। तो हमने उस छोटे समय अंतराल dt में प्रवाहित आवेश निकाल लिया, dq = I dt, dq = I0 sin ओमेगा t dt। ये हमारे पास में मान आ गया, ठीक है। अब यहां पर बच्चों, यहां पर इसलिए एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बराबर, ठीक है, बराबर हम यहां फार्मूला लगाएंगे 0 से t समय, 0 से क्या लिखेंगे बच्चों, t समय, ठीक है। ये I एवरेज के लिए फार्मूला है, 0 से t समय तक बहने वाला आवेश बटा कुल समय अंतराल, कुल समय अंतराल। अब देखो I निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं बच्चों, I एवरेज। तो 0 से t समय तक बहने वाला आवेश I क्या होता है, I = Q/T। तो 0 से t समय तक बहने वाला आवेश बटा कुल समय अंतराल, ये फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहां पर बच्चों I एवरेज बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to t, ठीक है, 0 to t जो dq है बच्चों उसका, और यहां पर जो समय अंतराल है वो क्या है हमारे पास, कैपिटल T है। कुल समय अंतराल क्या है बच्चों, कैपिटल T है। तो ये इस तरह से लिखेंगे। फिर से ऊपर में देखो इंटीग्रेशन बच्चों 0 to t, dq की वैल्यू है कुल आवेश, ठीक है, dt समय में dq आवेश, तो कुल आवेश के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 0 to t dq की वैल्यू पुट कर देना, क्या है ये, I0 sin ओमेगा t dt, ठीक है, ये हो गया। और पूरे के अपॉन में बच्चों कैपिटल T हो जाएगा, पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल T। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां पर आपको समाकलन करने आना चाहिए। क्लास 11 से बच्चों को बोला जाता है कि आप अवकलन समाकलन जितना आपको जरूरी है वो जरूर सीखो, ठीक है। तो अगर आपको समाकलन आएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा ये चीज। I एवरेज = बच्चों सबसे पहले यहां एक काम करना, 1/t को बाहर निकाल लेना, 1/t क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। और साथ ही साथ I0 को भी बाहर निकाल लेते हैं। चलिए I0 भी कांस्टेंट है, I0 को भी बाहर निकाल लेते हैं। ये t नीचे वाला नीचे आ गया, I0 ऊपर वाला आ गया, और इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 to t sin ओमेगा t dt, sin ओमेगा t क्या आ गया बच्चों, dt, ये हमारे आ गया। आपको मालूम है, ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट को बाहर रखो, I0/t sin ओमेगा t का बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा, और लिमिट को इधर कर दो, ये 0 to t। I0/t तो पहले से था, इंटीग्रेशन sin ओमेगा t dt क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, ओमेगा नीचे आ जाता है बच्चों, जिसको इंटीग्रेशन करने आता है वो आसानी से समझ जाएगा इसको, ठीक है, 0 to t। I एवरेज = ये आ गया हमारे पास I0/t। अब यहां पर हम लिमिट लगाते हैं बच्चों, कैसे लगाएंगे देखो, माइनस कॉस, एक काम और करना, यहां ओमेगा को बाहर कर लेना, ओमेगा नीचे आया ना, ओमेगा को बाहर कर लो, उसमें तो लिमिट नहीं लगना है ओमेगा में, ओमेगा को बाहर कर लिए, I0/ओमेगा t हो गया। क्या बचा है, माइनस कॉस ओमेगा, t के प्लेस में क्या आ जाएगा, कैपिटल T आ जाएगा, t के प्लेस में कैपिटल T आ जाएगा। फिर माइनस लगेगा बच्चों, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ठीक है। निश्चित समाकलन में हम करते यही हैं, माइनस कॉस स्मॉल t के प्लेस में कैपिटल T, पहले मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं t के प्लेस में, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गया बच्चों। फिर माइनस चिन्ह लगाना था, मगर ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर कॉस, फिर क्या आ गया बच्चों हमारे पास में, कॉस, ये ओमेगा है, ये t के प्लेस में क्या आ जाएगा, अब 0 मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आई, कैसे रखा मैंने, ओमेगा को तो बाहर निकाल लिया, I0 ओमेगा t बाहर आ गया, माइनस कॉस ओमेगा, स्मॉल t की जगह में मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल T
फिर माइनस चिन्ह लगता बच्चों, मगर यहां माइनस है कॉस में तो माइनस माइनस प्लस कर लिया, कॉस ओमेगा इंटू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब आगे देखिएगा, आई एवरेज आई नॉट ओमेगा टी, आई नॉट ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू बच्चों अभी बताया था टी क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, प्लस कॉस 0। ठीक है, ये ओमेगा ओमेगा से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी माइनस कॉस 2 पाई। ठीक है, माइनस कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, -1। कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 तो -1, कॉस 0 प्लस 1 क्या होता है, कॉस 0 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आई एवरेज इज इक्वल टू 0, यही हमको प्रूव करना था कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। -1 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ गया। ठीक है, आई एवरेज इज इक्वल टू बच्चों आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, आई एवरेज इक्वल 0। इस तरह से वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आई इक्वल क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, ये याद रखना। प्रथम चक्र में प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में और दूसरे अर्ध चक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है, जो एवरेज वैल्यू होती है, वो 0 होती है। हमने प्रूव करके दिखाया। एक बार फिर से सुनिएगा क्या किए। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लिखे बच्चों, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए मैंने माना कि प्रत्यावर्ती धारा कैसी है, नियत है, जबकि हमको पता है कि समय के साथ लगातार बदलता है। फिर भी एक छोटे समय अंतराल में हमने ये मान के चला कि प्रत्यावर्ती धारा का मान नियत है, तथा इसलिए हम dt समय में प्रवाहित आवेश q इज इक्वल टू आई टी से निकाले, dq इज इक्वल टू आई डी टी। आई का मान रख दिए बच्चों आई 0 साइन ओमेगा टी dt। अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आई एवरेज इज इक्वल टू 0 से t समय तक बहने वाला कुल आवेश बटा कुल समय अंतराल। विद्युत धारा आवेश बटा समय होता है, तो कुल आवेश बटा कुल समय अंतराल, तो 0 से t टाइम तक। ठीक है, 0 से t टाइम तक बहने वाला आवेश। क्यों ऐसा निकाले, क्योंकि मालूम है प्रत्यावर्ती धारा ये एक चक्कर कैपिटल T टाइम में लेता है और स्टार्टिंग समय क्या होता है, 0, इसलिए 0 से t समय तक बहने वाला आवेश बटा कुल समय अंतराल। आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t dq, कुल आवेश के लिए डिवाइडेड बाई t। dq का मान I0 sin ओमेगा t dt बाई t। t को बाहर निकाले, आई नॉट भी कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 0 टू t sin ओमेगा t dt। sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा I0 अपॉन t, 0 टू t, ये लिमिट हमने उधर लगा दिया। I0 ओमेगा भी बाहर आ गया, t माइनस cos, लिमिट लगाते समय याद रखना स्मॉल t के प्लेस में कैपिटल T लगा। ठीक है, प्लस cos ओमेगा, स्मॉल t के जगह में मिनिमम, पहले मैक्सिमम लिमिट t के प्लेस में, फिर मिनिमम लिमिट क्या लगा बच्चों, 0। टी का मान 2 पाई बाई ओमेगा रखने से ओमेगा ओमेगा क्या हो गया बच्चों, कैंसल हो गया। ठीक है, cos 0 आ गया हमारे पास में, cos 2 पाई क्या आया, -1 आता है, तो पहले चिन्ह माइनस था तो -1 हो गया, और cos 0 क्या आ गया बच्चों, +1 हो गया। -1 + 1 0 होगा, तो गुना होगा यहाँ 0 का, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए आई एवरेज इज इक्वल टू 0। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। ओके, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहीं से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पर तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, छोटे होते हैं और हर बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी की बात करें, बिहार, एमपी, सीजी, राजस्थान, झारखंड, हर स्टेट में यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, एक पूर्ण चक्र में बोलता है। ठीक है, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज के लिए भी होता है, सब अभी हम आपको बताते चलते हैं। पहले आप परिभाषा को अच्छे से समझ जाइए, क्या बोलता है बच्चों, एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। देखो लिखने का तरीका कैसा होगा बच्चों, क्या लिखते हैं हम ज्यादा अच्छे समझने के लिए। IRMS
IRMS किस पर बोलता है? पूर्ण चक्र में। तो पूर्ण चक्र के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 to t। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 0 to t आई स्क्वायर, किसका? आई स्क्वायर के माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइमिंग जो है बच्चों कैपिटल टी से हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, माध्य आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल, और इन सबका वर्गमूल, इन सबका वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इस तरह से, ऐसा शायद तक कोई टीचर आपको समझाया ना, मगर मैं आपको परिभाषा के हिसाब से लिखकर बता दिया बच्चों कि IRMS इज इक्वल टू एक पूर्ण चक्र में, तो पूर्ण चक्र इंटीग्रेशन 0 to t हो जाएगा, किसका? आई स्क्वायर का बच्चों। ठीक है, आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल, आई स्क्वायर के माध्य बोलता है, तो माध्य के लिए मैं कैपिटल टी से डिवाइड कर दिया, कि वर्गमूल, तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहते हैं हम? वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और जब हम फार्मूला निकालने की शुरुआत करेंगे ना, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे ताकि वर्गमूल को हमको सॉल्व ना करना पड़े। आई स्क्वायर RMS क्या हो जाएगा? ये 0 to t आई स्क्वायर अपॉन टी। ठीक है, 0 to t आई, इसको सॉरी ऐसे कुछ और बेटर, इसको मैं लिखता कैसे हूं, देखो ध्यान से देखना बेटा। इसको मैं लिखूंगा बच्चों ऐसे 0 to t आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। क्यों ऐसा हुआ? मैंने स्क्वायर कर लिया तो वर्गमूल क्या हो गया? हट गया। तो पहले डेफिनेशन की बात हुई। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा। एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल, एक पूर्ण चक्र के लिए मैंने लिखा बच्चों इंटीग्रेशन 0 to t, इसको ऐसे लिखें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक मिनट, एक पूर्ण चक्र में 0 to t आई स्क्वायर के माध्य बोलता है, तो आई स्क्वायर को हमने किससे? टी से भाग कर दिया, के वर्गमूल, तो वर्गमूल लगा दिया बच्चों। धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ऐसे समझो। ये रूट, ठीक है, मीन के लिए डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, कुल जितना समय अंतराल लगा उससे डिवाइड कर दिए। ठीक है, और ये स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू IRMS, ये हो गया। आई स्क्वायर RMS स्क्वायर करने से इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर बाई टी। ठीक है, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आता है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, IRMS वैल्यू और शिखर मान में संबंध। ठीक है, IRMS और I0 के बीच में रिलेशन निकालो बोलता है। तो चलिए बताते हैं एक बार फिर से, हम आपको यही चीज पर लेकर चलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, क्या होता है समीकरण? I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा का क्या हो गया बच्चों? समीकरण आ गया। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण होता है। ओमेगा को थोड़ा सा अच्छे से, साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। अभी मैंने बताया आपको IRMS, इसको क्या लिखूंगा बच्चों? आई स्क्वायर RMS, इंटीग्रेशन लिखूंगा 0 to t आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। अभी समझाया कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, पीछे मैंने समझाया था, देख लो एक बार। आई स्क्वायर RMS को क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर बाई टी, ये हम लिखेंगे। तो यहां मैंने लिख दिया। अब यहां पर मैं वैल्यू लिखता हूं बच्चों 0 to t। आई का मान क्या आ जाएगा? ये मेरे पास में आ जाएगा बच्चों I0 साइन ओमेगा टी पूरे का होल स्क्वायर, आई का स्क्वायर है तो, और डिवाइडेड बाई क्या है बच्चों? टी है।
फिर से एक बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ये आई स्क्वायर RMS की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा बच्चों यहां पास में, फिर से एक बार देखो, I0 का स्क्वायर, ये I0 का स्क्वायर आएगा, वो बाहर निकाल लेना, नीचे आ जाएगा कैपिटल T। इंटीग्रेशन होगा बच्चों 0 टू T साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। सॉरी, हाँ यहां पर एक चीज छूट रहा है यार, dt, यहां पर एक चीज छूट रहा है dt, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करेंगे तो dt लगाएंगे ना, ये dt छूट रहा था, सॉरी। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, dt आ जाएगा, ठीक है। साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब सही हुआ ना, चलो कोई बात नहीं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान आई स्क्वायर RMS इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर dt बाई टी इंटीग्रेशन 0 टू टी I0 साइन ओमेगा टी पूरे का होल स्क्वायर dt बाई टी, ये आ गया हमारे पास में। अब देखो, जिन बच्चों को समाकलन करने आता होगा उनको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है। किसका इंटीग्रेशन नहीं होता है? साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो यहां पर बच्चों हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम? यहां पर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इधर देखो, मैं नीचे बताता हूं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास एक फार्मूला होता है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करें, साइन स्क्वायर थीटा निकालूं बच्चों यहां से मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, cos 2 थीटा उधर चला जाएगा, 1 माइनस cos, ये फॉर्मूले में क्या आता है, एक मिनट रुकना, इसमें आता है बच्चों, हाँ 2 आता है ना, क्या आता है हमारे पास में? 2 आता है। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो ये बच्चों 1 माइनस, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ला लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये 2 नीचे आ जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसी के जैसे अगर हम थीटा के प्लेस में क्या रखें? ओमेगा टी, थीटा के प्लेस में ओमेगा टी, तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। पूरी की पूरी बात इस पर आई कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, तो हमने इसको चेंज किया। कैसे चेंज किया? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इधर आया, 1 माइनस cos थीटा, और उधर जो 2 मल्टीप्लाई में था इधर नीचे आकर डिवाइड में हो गया। थीटा के प्लेस में रख दीजिएगा ओमेगा टी, तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से, ठीक है। ये अब इसके बाद देखो आगे, अब देखो हम निकाल क्या रहे हैं, हम यहां पर निकाल ये रहे हैं आई स्क्वायर RMS, आई स्क्वायर RMS, ठीक है। I0 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी। इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन? 0 टू टी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा बच्चों ये dt। फिर से आई स्क्वायर RMS I0 का स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 2t हो गया। इंटीग्रेशन होगा 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसका नहीं होता इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे सुनिएगा फिर से, ये आई स्क्वायर RMS I0 का स्क्वायर 2t। अब देखो इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूं। 1 का बच्चों 1 dt, 1 का क्या होगा? t होगा। 1 का क्या हो जाएगा बच्चों? 1 डी इंटीग्रेशन 1 dx x होता है, तो 1 dt क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, ठीक है। माइनस cos 2 ओमेगा टी, cos का क्या हो जाएगा बच्चों? साइन हो जाएगा। cos का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 ओमेगा, और लिमिट जो है उसको इधर पुट कर दो 0 टू टी, ठीक है। 1 का हो गया t, 1 का हो गया t, और cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा cos 2 ओमेगा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई स्क्वायर इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, बगैर इंटीग्रेशन
अगर आपको नहीं आता है, अब देखो इधर कई जगह कई बच्चे लोग ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सर ये कैसे हुआ, इंटीग्रेशन समझा दो। मैं यहाँ बीच में इंटीग्रेशन में जाऊंगा ना तो ये सब छूट जाएगा। तो इंटीग्रेशन आप 11 से सीख के रखो। अगर आपको नहीं आता है तो इस क्वेश्चन से पहले आप एक बार इंटीग्रेशन सीखो, फिर ये प्रश्न बनाओ। ठीक है ये बच्चों, अब देखो लिमिट पुट करते हैं। कैसे लिमिट पुट करते हैं? टी के प्लेस में पहले मैक्सिमम लिमिट, स्मॉल टी के प्लेस में कैपिटल टी, फिर माइनस बच्चों मिनिमम लिमिट, तो मिनिमम लिमिट 0। लिमिट पुट करना आ रहा है, मैक्सिमम लिमिट स्मॉल टी के प्लेस में कैपिटल टी हो गया, माइनस करके मिनिमम लिमिट टी के प्लेस में 0 हो गया। ठीक है ये हो गया, ये माइनस साइन पहले से है। अब मैक्सिमम साइन 2 ओमेगा, टी के प्लेस में कैपिटल टी, ये 2 ओमेगा आ गया। फिर माइनस है बच्चों तो माइनस 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 साइन लगना चाहिए, मगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यह आ जाएगा साइन 2 ओमेगा, टी के प्लेस में क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाई कितना आ गया बच्चों 2 ओमेगा। बात समझ में आई? पहले स्मॉल टी में रखना, स्मॉल टी में कैपिटल टी माइनस, पहले मैक्सिमम लिमिट स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी माइनस मिनिमम लिमिट 0। फिर ये वाले टी में साइन 2 ओमेगा टी है ना, उस वाले टी में तो माइनस साइन 2 ओमेगा स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा प्लस साइन 2 ओमेगा स्मॉल टी की जगह में 0। ठीक है ये हमने लगाया अपॉन 2 ओमेगा। वैल्यू देखना बच्चों क्या आ रही है हमारे पास में ना, आई स्क्वायर आर एम एस, ये आ रहा है हमारे पास I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 2t। I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 2t हो जाएगा। ये कैपिटल T, ठीक है ये हमारे पास है, माइनस माइनस 0 वाला तो हटा दो, साइन 2 ओमेगा, ये t के जगह बच्चों क्या रखना बोला था 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है 2 पाई बाई ओमेगा, ये 2 ओमेगा, ये साइन 0, ये 2 ओमेगा इंटू 0 साइन 0, साइन 0 0 होता है, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओमेगा ओमेगा क्या हो गया बच्चों कैंसल हो गया। 2 दूनी कितना आ गया 4 पाई, साइन 4 पाई भी क्या होता है 0 होता है, 2 दूनी 4 साइन 4 पाई भी 0 होता है। तो फाइनली आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू I0 का स्क्वायर 2t इंटू टी, ये t इस t से कैंसल हो गया, ये t इस t से क्या हो गया बच्चों कैंसल हो गया। ठीक है हमारे पास में आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू I0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 2, और यहां से हम आई आर एम एस निकालेंगे, आई स्क्वायर आर एम एस I0 का स्क्वायर बाई 2, तो आई आर एम एस निकालेंगे बच्चों, तो आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 वर्गमूल ले लेंगे, ये संबंध बनता है। आई आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I0 बटा रूट 2, ये आरएमएस वैल्यू प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान I0 के बीच में क्या होता है बच्चों रिलेशनशिप होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला निकालना थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं है, जिस बच्चे को समाकलन करने आता है उसके लिए आसान है, जिस बच्चे को समाकलन नहीं करने आता उनके लिए कठिन होने वाला है। ठीक है तो इस तरह से अगर हम देखें तो जिन बच्चों को समाकलन करने आता है वो बहुत ही आसानी से बना लेंगे, जिनको नहीं आता उनके लिए कठिन है। तो एक चीज मैं बताऊं, ये रिलेशनशिप बहुत कम पूछा जाता है, मगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, करने आना चाहिए ना, बनाने के लिए आना चाहिए। फार्मूला कैसे आया वो जानना जरूरी है, कि फार्मूला आया कैसे, कहां से आया, ये जानना जरूरी है। भविष्य में आप भी टीचर बनेंगे, आपको भी किसी को समझाना पड़ेगा, घर में छोटे भाई बहन कभी पूछ दिए उसको बताना पड़ेगा कि इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध निकालते हैं, इसलिए। ठीक है मगर सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों ये रिलेशन। इस रिलेशन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं सारे बोर्ड के एग्जाम्स में, आई आर एम एस इक्वल I नॉट अपॉन रूट 2। ठीक है चलो यहां पर देखो, जैसे ये है ना बच्चों, ये रिलेशन है, हमको रिलेशन क्या मिला आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों हमको I0 अपॉन रूट 2, ये मिला। तो ये रिलेशनशिप याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस वैल्यू मतलब उसका वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जहां फार्मूला बनाने की जरूरत पड़ी, I0 ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 आई आर एम एस, ये ऐसे। ठीक है इस तरह से बना सकते हैं। ठीक ऐसे ही बच्चों अगर वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू को देखें, वी आर एम एस इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला होता है वी नॉट
अपॉन अंडर रूट टू, वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू, और वी नॉट इज इक्वल टू बच्चों अंडर रूट टू वी आर एम एस। ये संबंध आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि इस तरह से क्या होता है बच्चों, एक रिलेशन होता है, इस तरह से एक संबंध होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। बहुत काम का फार्मूला है, बहुत ज्यादा यूजफुल फार्मूला है। अब कैसे यूजफुल है मैं अब बताता हूं आपको। बहुत सारे हमारे पास में न्यूमेरिकल्स हैं, वो सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको सॉल्यूशन करने हैं। कुछ न्यूमेरिकल जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, एसी स्रोत से प्राप्त तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। तात्क्षणिक वोल्टता ई नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या दिया है हमको, 300 साइन 314 टी। ये समीकरण दिया गया है। स्रोत का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा बोलता है। ये इक्वेशन हमको दिया है बच्चों, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 300 साइन 314 टी, ठीक है। हमको वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखिएगा ना ये क्वेश्चन। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। ये थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चन में ना ये जीरो नहीं लगेगा, ये जीरो नहीं है बच्चों, ये जीरो नहीं है। देखो मैं इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका मैं अपना बदल रहा हूं। यहां पास में प्रत्यावर्ती तात्क्षणिक वोल्टता दिया गया, बोलता है तात्क्षणिक वोल्टता दिया हुआ है, ठीक है। ये समीकरण को मैं ऐसे लिख लूं वोल्टता के लिए, V इक्वल, एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकिएगा। ये बच्चों कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखना ना। ये हम इसको ऐसे लिखते हैं, चलो V, वो E लिखा है उसके जगह मैं V लिख लेता हूं। मुझे जो समीकरण दिया गया है बच्चों वो दिया गया है V, ठीक है, V इक्वल 300 साइन 314 टी, ठीक है। ये दिया हुआ है मुझे, ये हमको दिया है। हमको वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है बच्चों, वी आर एम एस फाइंड करना है, वी आर एम एस फाइंड करना है। तो फार्मूला है हमारे पास वी आर एम एस, वी जीरो अपॉन अंडर रूट टू। वी जीरो अपॉन क्या है बच्चों, अंडर रूट टू। तो हमको वी नॉट निकालना जरूरी है, ठीक है। अगर यहां हम प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती बच्चों वोल्टता, V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करें तो अब कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को। जो क्वेश्चन में हमको दिया है V इक्वल 300 साइन 314 टी, और ये जो इक्वेशन होता है V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। तुलना करेंगे बच्चों तो V0 के प्लेस में क्या दिखाई दे रहा है आपको, V0 के प्लेस में क्या दिखाई दे रहा है, 300 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 300 दिखाई दे रहा है। हो गया। VRMS निकालेंगे, V0 का मान मिल गया 300 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू, 300 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं भाई, 300 अंडर रूट टू को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। 300 ये 300 भाग कर देते हैं 1.414 से। किससे भाग कर देते हैं बच्चों, 1.414 से। भाग करने आपको आना चाहिए। देखो कैसे भाग करोगे, ध्यान से देखिएगा। 1 2 दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव हटाना है तो 1 2 3 0 लगा देना। ये 1414 हो जाएगा, ये 1414 हो जाएगा, ठीक है। कितने टाइम्स लेकर चलेंगे हम इसको, 2 टाइम्स लेकर चलेंगे। 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 1 कम 2। 10 में 8 घटाएंगे बच्चों 2, 9 में 2 घटाएंगे, 9 में 2 घटाएंगे 7, 9 में 8 घटाएंगे 1, और ये कैंसिल हो गया हमारा। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा कैंसिल हो गया। 172 और ये आ गया 0। अब एक बार जाएगा 1414, 10 में 4 घटाएंगे 6 बचेगा,
एक में एक कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, 7 में 4 3 कैंसिल हो गया, 306, अब एक 0 और है उसको भी ले आता हूँ, ठीक है, ये 3060, फिर आया 3060, फिर कितने बार जाएगा बच्चों, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 2828, ठीक है, ये 2828 आ जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा ना, ये बच्चों ये आंसर आएगा 212 ठीक है, 212.12, ये आसपास आता है वोल्ट, ये आसपास आएगा वोल्ट। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ये वाला मैं हटा देता हूँ ना, ये जो डिवाइड किया था ये मैंने हटा दिया बच्चों, 212.12, ठीक है, ये 21 ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स वैल्यू, डेसिमल में आता है, आप अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 2, अगला प्रश्न जो है, जितने क्वेश्चन बनाएंगे फिजिक्स का, तो ये रूल है कि आप जितने क्वेश्चन ज्यादा करते जाएंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। फिजिक्स में बच्चे लोग खूब पूछते हैं, सर कोई तरीका बताओ, फिजिक्स समझ में नहीं आता है, कैसे बनाएं फिजिक्स, कैसे पढ़ें। तो फिजिक्स और मैथ्स सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं दो, और फिजिक्स के लिए मात्र एक ही मूल मंत्र होता है बच्चों, एक्सरसाइज। मैथ्स में क्या करते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। फिजिक्स में भी सेम चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा फिजिक्स में घिसोगे रगड़ोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होना है। तो प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाइए, जरूर फायदा होगा। क्या लिखता है, घर में विद्युत मेंस पर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज अंकित है, तात्क्षणिक वोल्टता के लिए समीकरण लिखो बोलता है, ठीक है। तात्क्षणिक वोल्टता के लिए क्या लिखो बोलता है बच्चों, समीकरण लिखो बोलता है। तो देखो दिया क्या है हमको दिया है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, और न्यू आवृत्ति दिया है, हर्ट्ज देख के समझ में आ गया 50 हर्ट्ज। यहां उल्टा हमको समीकरण बनाना है बच्चों, ठीक है। तो याद रखना, जो वैल्यू दी रहती है ना, वो कौन सी वैल्यू रहती है, आरएमएस वैल्यू रहती है। जो वैल्यू हमको दिखा है, शिखर मान नहीं लिखा है, अधिकतम मान नहीं लिखा है, मतलब वो आरएमएस वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू दिया है, ये किसका वैल्यू है बच्चों, ये वी आरएमएस का मान है। किसका मान है, वी आरएमएस का मान है 220 वोल्ट, ठीक है। ये है, आपको समीकरण बनाना है। समीकरण क्या बनेगा, v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी। तो आपको ओमेगा निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको ओमेगा निकालना है और वी नॉट निकालना है। सबसे पहले वी नॉट निकाल लो। वी नॉट क्या होगा हमारे पास में, ये हो जाएगा बच्चों वी आर एम एस इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। तो वी आर एम एस की वैल्यू 220, अंडर रूट 2 1.414 वर्गमूल 2 की वैल्यू होती है, ये होती है। आप गुना कर लो, गुना करने आता है, इसको इससे गुना कर दो। 0 पहले लिख लेना बच्चों, ठीक है, पहले 0 लिख लेना। 0 के बाद में 2 से 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 0 8 8 2 10 का 0, 8 2 10 और 1 11, हासिल आए 8 2 10 और 1 11, ठीक है, हासिल आए 1 3 हो जाएगा 311। कितने अंक के बाद दशमलव हो गया ना, 0 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, ये हो गया 8 पहले आया, फिर 8 2 10 का 0, हासिल आया 1, 8 2 10 और 1 11 हो गया, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, 311, ठीक है। ये कुछ आया हमारा 311 के आसपास में आएगा, 311 दशमलव कुछ वैल्यू जो है आएगा बच्चों 08 1.414 में, ठीक है। ये हमारा V नॉट आ गया। अब हम ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा के लिए फार्मूला है 2 पाई न्यू। ओमेगा के लिए फार्मूला है बच्चों 2 पाई न्यू। तो न्यू का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना पाई का मान 3.14, पाई का मान 3.14, न्यू का मान कितना दिया है हमको, न्यू 50 दिया है, तो 50 हो गया। 50 दूनी 100, 50 दूनी कितना हो गया बच्चों 100, 100 से 3.14 को गुना किए 314 आया। कितना है 314। अब इस पर मान रख दो V इक्वल, V नॉट की जगह क्या रखेंगे 311.08 और साइन ओमेगा की जगह में बच्चों 314 टी। ये आपका आंसर आया। बात समझ में आई।
घर में हमको विद्युत मेंस पर 220 वोल्ट दिया है, जो दिया है वो आरएमएस वैल्यू है, अधिकतम मान नहीं दिया है ना, ठीक है, आरएमएस वैल्यू है। न्यू 50 हर्ट्ज, अधिकतम मान नहीं लिखा है, मतलब समझ जाना कि आरएमएस वैल्यू है, तो वी आरएमएस इज इक्वल टू 220 वोल्ट हो गया, ठीक है। वी नॉट इज इक्वल टू वी आरएमएस इंटू √2 हो जाएगा बच्चों, वी आरएमएस इंटू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, गुना कर देना, ठीक है, 311.08। नहीं गुना करोगे तब भी चलेगा। अगर कोई बच्चा इस वैल्यू को ऐसा भी लिखता है, डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 220 √2, तब भी उसका सही होगा, तब भी उसको कोई वो नहीं है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर को, 220 √2 sin 314, क्योंकि परीक्षा में समय का बहुत महत्व होता है। अगर हम ऐसे भी बनाते तब भी हमारा आंसर कैसा होगा बच्चों, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न देखें। एक एसी परिपथ में बोलता है, एक एसी परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान 10 एम्पियर है, धारा का शिखर मान क्या होगा बोलता है। चलिए ये भी हम बनाते हैं बच्चों। एक एसी परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा जो है विद्युत धारा है बच्चों, उसका वर्ग माध्य मूल मान आईआरएमएस दिया है हमको, कितना एम्पियर दिया है, 10 एम्पियर दिया, कितना दिया, 10 एम्पियर। शिखर मान निकालो बोलता है, तो I0 इज इक्वल टू बच्चों IRMS इंटू √2, I0 इज इक्वल टू IRMS 10 √2 एम्पियर। या कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लो, 10 गुना 1.414, याद रखना √2 की वैल्यू होती है। तो I0 क्या हो जाएगा, I0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.14, 14.14 एम्पियर, है ना आसान, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है। एसी सप्लाई का शिखर वोल्टता, सॉल्यूशन करते चलो। एसी सप्लाई का शिखर वोल्टता V0 300 वोल्ट, कितना वोल्ट है, 300 वोल्ट है। वी आरएमएस ज्ञात करना है बच्चों, वी आरएमएस कैसे निकालोगे, 300, ठीक है, सॉरी फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ठीक है। वी आरएमएस V0 डिवाइडेड बाई √2, V0 300, ये √2। देखो बनाने का एक और तरीका बताता हूं, क्या है, कई लोगों को भाग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, ये रेशनलाइजिंग बोलते हैं, हर का प्रमेयीकरण बोलते हैं बच्चों। √2 का गुना और √2 का भाग कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 300 डिवाइडेड बाई √2 क्या हो गया, 2 हो गया, और ये √2 ऊपर में आ गया, ठीक है। 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 150, 150 गुना हो जाएगा बच्चों √2, इसको मैं लिखता हूं 150 इंटू 1.414, यह आ जाएगा 0, 15 चौक 60 का शून्य हासिल आया 6, 15 कम 15, 15 और 6 21 का 1 हासिल आया 2, 15 चौक 60 और 2 62 हासिल आया 6, 15 कम 15 और 6 21, तो 3 अंक के बाद दशमलव, 212.1, 212.1, ये भी आ गया हमारे पास में। किसकी वैल्यू आई बच्चों, ये वी आरएमएस। ऐसा भी बना सकते हो। ऐसे एक क्वेश्चन और बताया था, उसमें मैंने 1.141 का भाग दे दिया था, जिसको भाग देने में वो लगता है ये तरीका ज्यादा आसान है। वर्गमूल 2 का गुना और भाग कर दो, वर्गमूल 2 हो गया बच्चों, 300/2 150 होता है, 150 गुना √2 1.414, एक जीरो पहले लगा देना, 15 से गुना किए, 15 चौक 60 का शून्य हासिल आया 6, 15 कम 15 और 6, 21 का 1 हासिल आया 2, 15 चौक 60, 60 2 62 का 2 हासिल आया 6, 15 कम 15 6 21, 212.1 वोल्ट। ऐसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। और है क्या न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 5, एक एसी परिपथ में, ठीक है, 100 √2 वोल्ट की वोल्टता है, वोल्टता का शिखर मान बताइए। मैंने बताया ना क्वेश्चन में, अगर आपको कोई दिया है बच्चों तो कौन सा वैल्यू है, वी आरएमएस वैल्यू है। तो ये वी आरएमएस आपको दिया है, कितना दिया है, 100 √2 वोल्ट, ये आपको दे दिया है। क्या निकालो बोलता है, शिखर मान। तो शिखर मान क्या हो जाएगा, V0 = VRMS इंटू √2, VRMS इंटू √2, ये मान आता है। VRMS कितना दिया है, 100
√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 100 गुना 2 कितना हो गया बच्चों, 200 वोल्ट, कितना हो गया 200 वोल्ट, ये आ गया हमारा। इस तरह से आप आंसर्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस। ऐसा न्यूमेरिकल छोटे छोटे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ये निकालने आना चाहिए कि कैसे आप न्यूमेरिकल्स को क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम, ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है। तो चलिए बच्चों अब अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, अब हमको क्या देखना है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा में क्या क्या अंतर होते हैं। बहुत सारे बोर्ड्स में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बहुत से ईयर्स में मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में कि एसी और डीसी करंट में अंतर बताइए आप, ठीक है। तो ये आपको 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी मिल सकता है। तो जो डिफरेंस है वो मैंने बहुत सारे यहां लिखे हुए हैं, एक एक करके आपको हर पॉइंट को मैं समझाते चलता हूं। एग्जाम में आपको जितनी जरूरत पड़ेगी बच्चों उतने डिफरेंस आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पहले नंबर की। पहले नंबर में क्या लिखा है देखिए, पहला नंबर तो रहता है जो डेफिनेशन होता है वही आता है बच्चों। जैसा मैंने आपको बताया था आज की क्लास में शुरुआत में कि प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में होता यही है कि यहां धारा का मान और जो उसका क्या होता है दिशा होता है वो दोनों का दोनों क्या होते रहते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। और दिष्ट धारा में दिशा नियत बनी होती है, परिमाण बदले या ना बदले। हमने डेफिनेशन में इसलिए दिष्ट धारा को 2 प्रकार का बताया था, एक समदिष्ट धारा और एक परिवर्ती दिष्ट धारा। तो सबसे पहला दोनों में डिफरेंस यही है कि अल्टरनेटिंग करंट में बच्चों प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं और दिष्ट धारा में दिशा नियत रहती है, परिमाण बदले या ना बदले। दूसरे नंबर में आते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, ठीक है। ये प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, केवल ऊष्मीय प्रभाव का प्रदर्शन करता है, याद रहेगा ये। और वैसी बच्चों जो दिष्ट धारा होती है ना वो रासायनिक, चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव तीनों प्रदर्शित करती है। एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं, यहां घरों में हमारे देखना बहुत सारे ऐसे बिजली के उपकरण हैं जो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब से लेकर इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा केवल और केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, रासायनिक और जो चुंबकीय प्रभाव है वो प्रदर्शित नहीं करती, केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। जबकि दिष्ट धारा तीनों प्रकार का, ठीक है, चुंबकीय, रासायनिक और ऊष्मीय तीनों प्रभाव प्रदर्शित करती है। थर्ड नंबर में इस धारा के मापक यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। इस धारा के जो मापक यंत्र होते हैं बच्चों धारा के कहां, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। और दिष्ट धारा, इस धारा के मापक यंत्र धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अब चूंकि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, तो प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाले जो यंत्र होंगे वो ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित होंगे। और वैसी बच्चों दिष्ट धारा में जो इस धारा के मापक यंत्र होते हैं वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। बोलते हैं किस प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर। तो ये डिफरेंस भी याद रख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाले सारे यंत्र ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं और दिष्ट धारा के मापक यंत्र धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथा नंबर में क्या लिखा है कि बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम किया जा सकता है। इस धारा को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके लिए चोक कुंडली का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चों, हम चोक कुंडली का उपयोग करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए चोक कुंडली, अभी हम इसी चैप्टर में आगे आपको और डिटेल में ले जाकर समझाएंगे कि चोक कुंडली किस तरह से प्रत्यावर्ती धारा की क्षय को, ठीक है, जो शक्ति व्यय होता है उसको कम करता है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना याद रखना, बिना ऊर्जा क्षय की इस धारा को कम किया जा सकता है, इसके लिए चोक कुंडली का उपयोग करते हैं।
फोर्थ पॉइंट में है बिना ऊर्जा क्षय के जो दिष्ट धारा होता है उसको कम नहीं किया जा सकता। प्रत्यावर्ती धारा को तो हम चौक कुंडली की सहायता से कम कर सकते हैं, मगर दिष्ट धारा को नहीं कर सकते। दिष्ट धारा के मान को कम करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है। बात क्लियर हुई होगी। प्रत्यावर्ती धारा को, उसके मान को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। चौक कुंडली के उपयोग से ऊर्जा क्षय को कम किया जा सकता है, जबकि बिना ऊर्जा क्षय के हम किसको, दिष्ट धारा के मान को कम नहीं कर सकते। इसके मान को कम करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, और प्रतिरोध के कारण से क्या होता है बच्चों, जो विद्युत ऊर्जा है उसका ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। 5वां नंबर, ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इस धारा की वोल्टता को बदला जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा रहती है उसकी वोल्टता को अगर आपको बदलना है तो ट्रांसफार्मर का यूज करके आप उसकी वोल्टता को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जबकि ट्रांसफार्मर के उपयोग से हम दिष्ट धारा में हम ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये 5 पॉइंट है, कम से कम 5 पॉइंट तो याद रहना चाहिए। इसके अलावा भी बच्चों हमारे पास में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि 6वां नंबर, यह धारा, प्रत्यावर्ती धारा किसी तार के समस्त परिच्छेद में से समान रूप से प्रवाहित नहीं होती बोलता है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, कोई भी जो तार रहता है ना, उसके समस्त परिच्छेद से, अगर ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों, तो समस्त परिच्छेद से एक समान रूप से प्रवाहित नहीं होती। ये चीज बताया गया है। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा। जबकि दिष्ट धारा जो होती है किसी तार के समस्त परिच्छेद से एक समान रूप से क्या होती है, प्रवाहित होती है। 7th में देखेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करके, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है उसको उपयोग करके इस धारा को कम शक्ति व्यय से दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब मैं आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम पर ये सारी बातें हम बहुत ही डिटेल में करेंगे कि किस तरह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करके कम शक्ति व्यय से हम प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। 7, जो दिष्ट धारा होता है उसको दूरस्थ स्थानों तक भेजने में बहुत ज्यादा शक्ति का व्यय होता है। अल्टरनेटिंग करंट को हम आसानी से भेज सकते हैं कम शक्ति व्यय में, जबकि दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत अधिक दूरी तक भेजने में खूब शक्ति व्यय होती है। 8 नंबर में लिखे बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है समान वोल्टता की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। बस थोड़ी देर में ये टॉपिक पर भी आऊंगा। कौन ज्यादा खतरनाक होता है, प्रत्यावर्ती धारा समान वोल्टता की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, ठीक है। जबकि दिष्ट धारा समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होती है। तो याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है समान वोल्टता की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। 9 पॉइंट में है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता। अल्टरनेटिंग करंट की सहायता से हम विद्युत चुंबक नहीं बना सकते। विद्युत चुंबक बनाने के लिए दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। तो पॉइंट तो मैंने 9 आपको बता दिए हैं। आप इनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट याद रख सकते हैं। परीक्षा में अगर आपको 2 नंबर में आता है तो 2 अंतर लिख सकते हैं, 3 नंबर के प्रश्न में आता है तो कम से कम 3 या 4 अंतर लिख सकते हैं, 5 नंबर में आए तो कम से कम 5 पॉइंट में आप बहुत अच्छे से डिटेल करके समझा सकते हैं। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में कुछ डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना बच्चों। ये अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पास में एक जानकारी प्लस है। चलिए बात करते हैं क्या जानकारी है हमारे पास में। सबसे पहली जानकारी बच्चों, दिष्ट धारा चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव नहीं। यह भी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो दिष्ट धारा होती है बच्चों, दिष्ट धारा होती है वो तीनों प्रभाव प्रदर्शित करती है। वो चुंबकीय प्रभाव भी प्रदर्शित करती है, वो रासायनिक प्रभाव भी प्रदर्शित करती है और वो ऊष्मीय प्रभाव भी प्रदर्शित करती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा केवल और केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है हमारे पास में, अभी मैंने बताया आपको कि समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा किससे, दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब बोलेंगे कि क्यों ऐसा होता है, तो देखिए यहां बताया गया है बच्चों, घरों में दी जाने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। ये मैंने आज की क्लास में आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो हमारे घरों में धारा आती है, कौन सी धारा होती है, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है। इसकी वोल्टता, और ये जो धारा आती है ना, इसकी वोल्टता 220 वोल्ट। हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है उसकी वोल्टता 220 वोल्ट आती है, ठीक है। याद रखना, इसको 50 हर्ट्ज में आती है। भारत में, हमारे देश में जो धारा की आवृत्ति है मैंने बताया वो 50 हर्ट्ज होती है। वोल्टता कितनी होती है बच्चों, 220 घर में, ठीक है, घरों में जो उपयोग में होती है ये।
यह प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान होता है, Vrms होता है। यह चीज आपको न्यूमेरिकल बनाते समय भी ध्यान देना है कि जो मान आपको बताता है, अगर वो बोलेगा कि शिखर मान नहीं है, मतलब वो कौन सी वैल्यू है, वो Vrms वैल्यू है, वर्ग माध्य मूल मान होता है। तो हमारे घरों में दी जाने वाली धारा कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा, वोल्टता 220 वोल्ट होती है, और ये कौन सी वैल्यू होती है बच्चों? Vrms वैल्यू होती है। अगर हम अधिकतम मान निकालें V0, तो √2 Vrms फार्मूला है हमारे पास, √2 Vrms फार्मूला है बच्चों। तो √2 Vrms की जगह क्या आ जाएगा? 220 आ जाएगा, मतलब 220 गुना 1.414, 220 गुना 1.414 मालूम है। फिर से एक बार सुनना बेटा, हमको मालूम क्या है? हमको Vrms मालूम है कि Vrms की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट है। हम यहां पर V0 उस वोल्टता की अधिकतम मान को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा हमारे पास में? 311 वोल्ट। कितना आ जाएगा बच्चों? 220 गुना 1.414, ये लगभग 311 वोल्ट आता है। इस प्रकार 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान जो देर है वो 220 वोल्ट है, मगर उसका अधिकतम मान 311 वोल्ट होता है। अर्थात 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान 311 वोल्ट से -311 वोल्ट तक परिवर्तित हो सकता है। दोनों दिशाओं में चलती ना प्रत्यावर्ती धारा, ऊपर में भी नीचे में, तो इसका मान 311 वोल्ट से -311 वोल्ट तक परिवर्तित होता है। यदि दिष्ट धारा वोल्टता का मान 220 वोल्ट है तो वह 220 वोल्ट ही रहेगा। इस प्रकार समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से क्या होती है? अधिक खतरनाक होती है। बात समझ में आई? प्रत्यावर्ती धारा की जो वोल्टता होती है वो 220 होती है, मगर उसका अधिकतम मान, शिखर मान होता है 311 वोल्ट। तो प्रत्यावर्ती धारा कहां तक चेंज हो रही है? +311 से -311 तक चेंज हो रही है, ठीक है। और दिष्ट धारा अगर 220 वोल्ट है तो वो 220 वोल्ट ही रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जिसका मान ज्यादा है वो ज्यादा खतरनाक होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं कि समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो दिष्ट धारा से क्या होती है बच्चों? अधिक खतरनाक होती है, ठीक है। यहां पर एक लाइन में याद रखना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डीसी वोल्टेज अगर 220 है तो 220 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मगर जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो 220 वोल्ट होता है, वो मैक्सिमम होकर 311 वोल्ट हो सकता है। तो प्रत्यावर्ती धारा, समान वोल्टता की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा जो है दिष्ट धारा से क्या होती बच्चों? अधिक खतरनाक होती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आने वाले लेक्चर्स में ना मैं आपको एसी सर्किट के बारे में बताऊंगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर। तो यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को ना, क्या बोलते हैं बच्चों? यहां पर बोला जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता की आवृत्ति तो समान होती है, परंतु इनकी कलाओं में अंतर होता है। इनकी कलाओं में क्या होता है बोलता है बच्चों? अंतर होता है। ये लाइन आप हमेशा याद रखना कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और जो वोल्टता होती है उनकी आवृत्ति, उनकी फ्रीक्वेंसी तो समान होती है, परंतु इनकी कलाओं में अंतर होता है। कलाओं में क्या होता है बच्चों? अंतर होता है। किसकी? प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता की कलाओं में अंतर होता है। और यही चीज हमको पढ़ना है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर किस प्रकार से हो सकता है। और ये जो है ना एसी सर्किट, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं लेके चलूंगा तो आपको कंप्लीट एक मैराथन क्लास दूंगा बच्चों, कंप्लीट क्लास दूंगा। एसी सर्किट 7 प्रकार के होते हैं। एक क्लास में, एक शॉर्ट में हम सातों के सातों आपको जो एसी सर्किट है वो करा कर देंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो सके। ओके, तो इसलिए
अब जो मैं बताने वाला हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता की आवृत्ति तो समान होती है, परंतु इनकी कलाओं में क्या होता है, अंतर होता है। अब किस तरह से अंतर होता है, देखिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं। क्या हो सकता है कंडीशंस, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता कैसा हो बच्चों, समान कला में हो, ये हो सकता है समान कला में हो, ये हो सकता है। दोनों की कलाएं कैसे हो सकती है, समान हो सकता है। दूसरा हो सकता है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, वोल्टता से अग्रगामी। अग्रगामी का मतलब क्या होगा, आगे, ठीक है, लीडिंग बोलते हैं इंग्लिश में, जो आगे होता है। धारा वोल्टता से अग्रगामी हो, ठीक है, मतलब कोई जगह ऐसा हो सकता है जहां धारा वोल्टता से अग्रगामी हो। अग्रगामी हो मतलब लीड कर रहा हो, कौन आगे चल रहा हो, धारा आगे चल रहा हो, कला में किससे, वोल्टता से। यह कंडीशन हो सकती है। तीसरी कंडीशन हो सकती है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता से पश्चगामी हो। पश्चगामी मतलब लैग कर रहा हो, धारा पीछे हो, वोल्टता आगे हो। बात समझ में आई। ये तीन कंडीशंस अभी हमको समझना है। प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता समान कला में हो, मतलब दोनों समान कला में होने का मतलब यह है बच्चों, दोनों के न्यूनतम और अधिकतम मान एक साथ हो। प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे हो, एक साथ हो, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता समान कला में है। जब प्रत्यावर्ती धारा आगे होती है, वोल्टता पीछे होती है, तो बोलते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो है वोल्टता से अग्रगामी है। यहां धारा आगे है, अल्टरनेटिंग करंट आगे है, और वोल्टता कला में क्या है बच्चों, पीछे है, मतलब वोल्टता धारा से पीछे है। तो दो तरह से बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता से अग्रगामी है, या हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से पश्चगामी है, ठीक है, क्योंकि वोल्टता पीछे। बोलने का मतलब वही है, चाहे आप धारा को आगे बोलो या वोल्टता को पीछे बोलो। या तो हम बोलेंगे तीसरे कंडीशन में कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता से पश्चगामी है। यहां इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से अग्रगामी है। तो समझिएगा, अग्रगामी मतलब होता है आगे, लीडिंग, और पश्चगामी मतलब होता है बच्चों पीछे, लैगिंग। क्लियर। अब समझते चलिए एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हम यहां बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन, जब प्रत्यावर्ती ठीक है, जब प्रत्यावर्ती, लिखने का तरीका एक मिनट रुकिएगा ना, कैसे अपन इसको लिखते हैं बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा समान कला में हो, समान कला में हो, ठीक है, समान कला में हो। देखिए यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के समीकरण निम्न होंगे। क्या होंगे समीकरण, फर्स्ट नंबर, ठीक है, वोल्टता के लिए बच्चों V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे बच्चों। मैंने एक चीज बहुत गौर किया है, कुछ बच्चे ना क्लास पूरा देख ही नहीं रहते, एक लाइन दो लाइन पढ़ते हैं और वही सल्ला करने दे शुरू हो जाते हैं, सर हमको समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है। फिजिक्स मैथ्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां आपको धैर्य की बहुत जरूरत होती है। एक एक चीजों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक शांति के साथ सुनिए। जब वो टॉपिक एंड हो जाता है तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, फिर सोचिए कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया, ठीक है।
समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा, आप में धैर्य नहीं होगा, कोई चीज़ आपको समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, खाने की चीज़ तो है नहीं कि पका और खा लिए। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा कैसे हम बता रहे हैं कि वोल्टता और धारा समान कला में होंगे। वोल्टता के लिए समीकरण बच्चों V = V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में वोल्टता के लिए समीकरण हो गया। और धारा का I = I0 sin ओमेगा टी। यहां पर आप एंगल देखिए, ये ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी। एंगल देखकर समझ में आ जाएगा कि दोनों के दोनों कैसे बच्चों समान कला में हैं। ठीक है, इनकी कलाओं में अंतर नहीं, कलाओं में अंतर फेज में जो डिफरेंस होता है वो एंगल से पता किया जाता है। यहां भी वोल्टेज के लिए एंगल ओमेगा टी है बच्चों, और धारा के लिए भी एंगल ओमेगा टी है, मतलब दोनों के दोनों कैसे होंगे समान कला में होंगे। और जब हम इसमें दिखाएंगे डायग्राम, तो कैसे डायग्राम बनाते हैं देखिएगा ना। इधर हम समय t को दिखाएंगे, क्योंकि समय t के साथ किसके v या i के मान में परिवर्तन को दिखाते हैं बच्चों। समय t के साथ किसके v या i के मान में हम क्या दिखाते हैं, परिवर्तन को दिखाते हैं। तो इधर v और i, इधर समय t। ठीक है, चलिए इसको मैं अलग अलग कलर से दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले वोल्टता को, ठीक है, वोल्टता को हम इस तरह से डार्क लाइन से बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टता, ये क्या हुई बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टता। प्रत्यावर्ती धारा को मैं डॉट डॉट लाइन से बताता हूं। कुछ ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां पर देखिए, ठीक है, ये जो डार्क लाइन है वो वोल्टता को दिखा रहा है, और ये जो डॉट डॉट लाइन है बच्चों वो किसको दिखा रहा है, वो प्रत्यावर्ती धारा को दिखा रहा है। ये डायग्राम जो है ये प्रदर्शित कर रहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा कैसे हैं बच्चों, समान कला में। कैसे हमको पता चला, दोनों की वैल्यू जो है बच्चों वो एक साथ क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, और एक साथ क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। दूसरी दिशा में भी एक साथ मैक्सिमम हो रही है और एक साथ क्या हो रही है बच्चों, मिनिमम हो रही है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तब प्रत्यावर्ती वोल्टता, नीचे वाला डॉट डॉट लाइन प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित कर रहा है। दोनों की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम हो रही है और एक साथ ही मिनिमम हो रही है, फिर दोनों की वैल्यू फिर से एक साथ मैक्सिमम हो रही है, एक साथ मिनिमम हो रही है। इसलिए यहां पर बोलते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा कैसे है, यहां समान कला में है। और इस तरह से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाकर क्या करेंगे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता को प्रदर्शित करेंगे। बात क्लियर है? इक्वेशन से भी समझ में आ गया कि कोई अंतर नहीं है इनके कलाओं में, क्योंकि v = V0 sin ओमेगा टी है और I इक्वल क्या है बच्चों, I0 sin ओमेगा टी है। बिल्कुल आसान है ना, ध्यान से सुनते जाएंगे। अभी तीनों पॉइंट जब देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, जब सेकेंड पॉइंट में बच्चों, जब प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा से अग्रगामी हो, धारा से अग्रगामी हो। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो धारा से जब क्या हो बोलता है बच्चों, अग्रगामी हो, धारा से आगे हो। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा से अग्रगामी हो। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा जो मैं समीकरण लिखूंगा, ठीक है, कैसे मैं समीकरण बनाता हूं। ठीक है, समीकरण ही मुख्य है। v = V0 sin ओमेगा टी प्लस 5, sin ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और I = I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, जहां फाई वोल्टता
और धारा के मध्य कलांतर है। मध्य क्या है बच्चों? कलांतर है, उनकी कलाओं में अंतर है। ये समीकरण देखने से आपको समझ में आ जाता है कि v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां पास एंगल प्लस फाइव है और यहां पास क्या है बच्चों? ओमेगा टी। तो किसमें प्लस फाइव है? वोल्टेज में। तो वोल्टेज क्या है? फाइव एंगल से आगे है। किससे? धारा से। ठीक है, धारा से फाइव एंगल से आगे है, इसलिए तो लिखे कि जब प्रत्यवर्ती वोल्टता धारा से क्या हो? अग्रगामी हो। तो v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। एंगल देखेंगे, फेज डिफरेंस निकल आएगा, कलांतर निकल आएगा। ओमेगा टी प्लस फाइव में ओमेगा टी को माइनस कर दो, ओमेगा टी कैंसल, क्या बचा? फाइव बचा। v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी कैंसल, फाइव बचा। तो फाइव क्या है? वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर है। या हम इसी को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका है v इक्वल v0 साइन हम लिखेंगे बच्चों v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और I को क्या लिखेंगे? I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव। चाहे हम वोल्टता को धारा से आगे बताएं, ये बोले कि वोल्टता जो है वो धारा से आगे है, या ये बोले कि धारा जो है वो वोल्टता से पीछे है, बात तो वही है। तो इक्वेशन ये भी बन सकता है कि v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी और ये बच गया I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? फाइव। ठीक है, यहां भी कलांतर कितना आएगा? फाइव ही आएगा। यहां भी कलांतर जो आएगा फाइव ही आएगा। इसके लिए चलिए हम जो ग्राफ है बच्चों वो बनाकर देखते हैं कि ग्राफ जो होता है हमारा कैसा बनेगा यहां पास में। ठीक है, यहां पास में जो ग्राफ बनाएंगे, फिर से एक बार वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। इधर क्या लेंगे आप? समय t को। इधर लेंगे बच्चों v या I, ऊपर नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? प्रत्यवर्ती वोल्टता को मैंने डार्क लाइन से दिखाया था। ठीक है, तो प्रत्यवर्ती वोल्टता को तो आप सबसे पहले बना लीजिए। यस, ये क्या चीज है हमारे पास में? ये है बच्चों प्रत्यावर्ती वोल्टता। ये क्या चीज है? प्रत्यावर्ती वोल्टता है। अब यहां धारा पीछे है। धारा क्या है बच्चों? पीछे है। धारा पीछे है बोलने का मतलब धारा को आप फाइव एंगल नीचे से, धारा को आप कहां से बच्चों? आप फाइव एंगल नीचे से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, एक मिनट रुकना ना, ये कुछ लाइन्स इधर उधर होगी। इस तरह से स्टार्ट करेंगे। यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वोल्टता जो है वो आगे है, वोल्टता जो है वो आगे है, धारा नीचे से आ रही है, धारा क्या है बच्चों? पीछे है। तो वोल्टता और धारा के बीच में जो यहां पर जो कलांतर है वो कितना है बच्चों? फाइव है। कलांतर है वो हमने मान के चले कि वो कलांतर कितना है बच्चों? फाइव है। तो ये हम डायग्राम बना लिए कि वोल्टता आगे है। कई बच्चों को ये डायग्राम ना थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा इस डायग्राम में कुछ चीजें जो है वो चेंज करना चाहता हूं। इतने से आप समझ सकते हैं, पहले तो इतने से समझ जाओ आप। यहां पास क्या है बच्चों? वोल्टता आगे है, धारा पीछे, धारा नीचे से आई, और फेज डिफरेंस कलांतर कितना बताया? फाइव है। इसको और बेटर तरीके से अगर आपको समझना है और अच्छे से समझना है, एक काम करना ना यार, इसको इधर आगे बढ़ा लेना। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां से आगे बढ़ाए। ठीक है, ये बच्चों कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आया होगा ना, इस तरह से आया होगा धारा।
ये भी बच्चों, ये देखो ऐसे। अब समझ में आई बात, देखो ठीक है, कुछ इस तरह से आया होगा। मतलब ये है बोलने का बच्चों, बोलने का जो मतलब है मेरा यही है कि यहां पर जो क्या चीज है, जो धारा है वो पीछे चल रही है, धारा है वो पीछे चल रही है, धारा है वो पीछे चल रही है, और वोल्टेज क्या चल रहा है, उसके आगे आगे चल रहा है। देखो वेव के फॉर्म में भी देखेंगे तो वोल्टता आगे चल रही है, धारा उसके ठीक पीछे चल रही है, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है, फेज का, एंगल का जो अंतर है वो फाई है। कलाओं में अंतर कितना है बच्चों, फाई है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, कि यहां वोल्टता आगे है और धारा कैसे है बच्चों, पीछे है। और इक्वेशन हम देंगे तो v इक्वल v0 sin ओमेगा t प्लस फाई, i इक्वल i0 sin ओमेगा प्लस फाई, ठीक है, जहां फाई वोल्टता और धारा के मध्य क्या है, कलांतर है, ठीक है। वोल्टता आगे है और धारा कैसे पीछे है। तो यहां हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता अग्रगामी है और प्रत्यावर्ती धारा कैसा है बच्चों, पश्चगामी है, पीछे है। ओके, चलिए अब इसी पर मैं तीसरे में लेकर चलता हूं जहां प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा से पश्चगामी होगा। थर्ड बच्चों, थर्ड प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा से पश्चगामी है। धारा से कैसा है बच्चों, पश्चगामी है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फिर से देखो एक बार, समीकरण कैसे बनेगा हमारे पास में। v इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, v0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और i इक्वल I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्यों प्लस 5, क्योंकि यहां धारा आगे है, ठीक है, धारा से पश्चगामी है, ठीक है, वोल्टता पश्चगामी, धारा आगे है। या फिर यहां भी हम v इक्वल क्या लिखेंगे बच्चों, v0 साइन ओमेगा टी माइनस 5, क्योंकि वोल्टेज पीछे इसलिए ओमेगा टी माइनस 5, और I इक्वल बच्चों I0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी। इस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। पहले में मतलब यह है वोल्टेज जो है फाई एंगल से आगे है, ठीक है, हाँ सॉरी, वोल्टेज जो है फाई एंगल से पीछे, धारा आगे है फाई एंगल से। यहां देखिए, यहां माइनस लिखा है ओमेगा टी माइनस 5, तो एंगल फाई एंगल से पीछे कौन, वोल्टेज, किससे, धारा से। दोनों इक्वेशन सेम होते हैं ना, ठीक है। यहां भी लिख लेता हूं, जहां फाई जो है वो वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर है। धारा के मध्य क्या है बच्चों, कलांतर है, ठीक है। अब आएंगे डायग्राम पर। इधर क्या लेते हैं हम, समय t, यहां पर बच्चों v या i पर नीचे, ठीक है। फिर से प्रत्यावर्ती वोल्टता को, ये क्या चीज है हमारे पास में, ये बच्चों प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है। अब धारा आगे है बच्चों, धारा आगे है बोलने से क्या समझ में आएगा, धारा जो है इस तरह से स्टार्ट होगी, देखो ऊपर से, इस तरह से जाएगी, धारा ऊपर से आएगी, यहां धारा आगे दिखाई दे रही है, ठीक है, वोल्टता क्या दिखाई दे रही है बच्चों, पीछे। ये क्या चीज है, ये है प्रत्यावर्ती धारा, ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। और अच्छे समझना है डायग्राम को, हम थोड़ा सा इधर भी ले आते हैं, चलिए क्या हो जाएगा ये, देखो यहां
ये देखो, ठीक है, ये कुछ ऐसा चला जाएगा। यहां दिखाई दे रहा है, शुरू से देखो कौन आगे चल रहा है, धारा आगे चल रही है, वोल्टेज उसके ठीक पीछे चल रही है। धारा आगे है, प्रत्यावर्ती धारा आगे है, वोल्टेज उसके क्या है बच्चों, पीछे है। और यहां पास में जो उनकी कला में अंतर है, ये कितना है बच्चों, यहाँ फाई है। ये जो कलाओं में जो अंतर दिखाई दे रहा है ना, ये कलाओं में अंतर, ये कितना है बच्चों, फाई है। यहाँ धारा आगे है और वोल्टेज क्या है बच्चों, पीछे है। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से क्या है, पश्चिमगामी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको भले परीक्षा में ना पूछे, मगर जब हम एसी सर्किट पढ़ेंगे ना, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, तो ये सब आपके बहुत काम आने वाला है। तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, क्या क्या समझाया, जब प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा समान कला में हो तो दोनों एक साथ मैक्सिमम होते हैं, एक साथ क्या होते हैं बच्चों, मिनिमम होते हैं। दूसरा कंडीशन बताया था, धारा पीछे है, वोल्टता आगे है, प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा से अग्रगामी है ये। और थर्ड कंडीशन में मैंने आपको सिखाया बच्चों, ठीक है, जो तीसरा हमारा था वहां बताया कि प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है धारा से क्या है, पश्चगामी है। ठीक है, ये ऐसे ही जब हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ते हैं ना, तो 3 चीजें और हमको बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। तो आज की क्लास में चलते चलते आखिरी टॉपिक के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस क्या चीजें हैं। तो प्रतिरोध सबसे पहले पढ़ चुका है आपने, किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को उस चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं। इसका मात्रक ओम होता है और संकेत मालूम है आप सभी को। ठीक है, ये तो कोई भी चालक के द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिरोध कहते हैं। ये कई बार पढ़ा है, आपको याद भी है, आर है। बात करेंगे प्रतिघात की, रिएक्टेंस, प्रतिघात, ये आप लोगों के लिए नया है, ध्यान से सुनना। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली, आपको मालूम होगा कुंडली कैसे बनते हैं, हमने पढ़ चुका है बच्चों, कुंडली जो होती है। ठीक है, प्रेरक कुंडली अथवा संधारित्र, प्रेरक कुंडली अथवा क्या बोलता है बच्चों, संधारित्र, कैपेसिटर, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस जो रहता है उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। तो ये कुंडली L, संधारित्र C, प्रतिरोध R, ये तीनों का लिए डायग्राम है। ठीक है, L, C और R तीनों के लिए क्या है बच्चों, डायग्राम है हमारे पास में। तो क्या बोलता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली L, संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिघात। किसके द्वारा, प्रेरक कुंडली L और संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात को किससे दिखाते हैं, X से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका भी मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। तो याद रखना कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली और संधारित्र, प्रेरक कुंडली बच्चों L और C के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है वो प्रतिघात कहलाता है। अब 2 चीजें हैं तो इसके 2 प्रकार भी होते हैं। प्रतिघात कितने प्रकार का होता है बच्चों, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरक कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। इसे XL से दिखाते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध कुंडली के द्वारा होता है, प्रेरक कुंडली के द्वारा होता है, तो वो कहलाएगा बच्चों प्रेरकीय प्रतिघात। और जब अवरोध जो है संधारित्र के द्वारा होगा तो वो कहलाएगा संधारित्रीय प्रतिघात। तो संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम संधारित्रीय प्रतिघात कहते हैं। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात को XL से, और जो संधारित्र के द्वारा जो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध रहेगा उसे हम संधारित्रीय प्रतिघात XC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली और संधारित्र के द्वारा अवरोध होता है तो वो प्रतिघात कहलाता है। प्रतिघात को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्रेरक कुंडली के द्वारा होगा तो XL से, संधारित्र के द्वारा होगा तो XC से। और तीसरा और महत्वपूर्ण आता है बच्चों प्रतिबाधा, इंपीडेंस। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली और संधारित्र, तीनों चीजें R, L और C, प्रतिरोध R, प्रेरक कुंडली L और संधारित्र में से 2 या 2 से अधिक के द्वारा, 2 या 2 से अधिक के द्वारा, ठीक है, इन तीनों में से 2 या 2 से अधिक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी मात्रक ओम होता है। ठीक है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L, C या R लगा होगा तब
उनमें से कोई दो या दो से अधिक मतलब तीनों मिलकर प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध डालेंगे बच्चों, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्रतिबाधा कहलाएगा। इसे हम जेड से प्रदर्शित करेंगे। तो याद रखना, बहुत काम आने वाली है ये छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें। बात समझ में आई? धारा के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जब प्रेरक कुंडली और संधारित्र के द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है तो प्रतिघात कहलाता है, मगर प्रेरक कुंडली को हम प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं और संधारित्र के द्वारा अवरोध को संधारित्री प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। प्रेरकी प्रतिघात XL, संधारित्री प्रतिघात XC, और जब L, C और R तीनों में से कोई दो या दो से अधिक के द्वारा अवरोध डाला जाता है तो प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिबाधा को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, ये तीनों का तीनों में अंतर भी है, ये आप लोग पढ़िएगा, आप लोग पढ़ने के लिए है। इस क्लास की पीडीएफ बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम याद रखना, टेलीग्राम चैनल का नाम है गोपाल सर फिजिक्स। यहां से आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। लाइव क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब चलते चलते नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं बता देता हूं बच्चों। हम आपको विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट अगले क्लास में बताएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि विशुद्ध प्रतिरोध युक्त एसी परिपथ, विशुद्ध संधारित्र वाला, विशुद्ध प्रेरक वाला, ठीक है, अलग अलग, जिसमें आर हो, जिसमें सी हो, जिसमें एल हो, फिर आर व सी जिसमें दोनों हो, ठीक है, प्रतिरोधक और प्रेरक दोनों हो, आर व एल हो, प्रेरक और संधारित्र दोनों हो, एल व सी हो, जिसमें प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों हो, एल, सी व आर। ये हम अगले क्लास में आपको एक मैराथन के फॉर्म में अवेलेबल कराएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। बड़ी क्लास होगी मगर कंप्लीट पैकेज मिलेगा बच्चों आपको, सारे के सारे टॉपिक्स एक साथ, ठीक है। तो आज मैंने बताया था बिल्कुल आसान बेसिक टर्म्स आपको कराने वाला हूं, और आज की क्लास मैंने कंप्लीट कर दिया है। मगर जाते जाते बच्चों एक छोटा मगर मजेदार क्विज आप सभी बच्चों के लिए। तो चलिए, आज आपने कितना इस चैप्टर को समझा है, कितना पढ़ा है, वो हम देखते हैं इस क्विज के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन आज के हमारे क्विज 1 का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है तो उसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कितना है बोलता है, I0 है तो उसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। आपके पास में ऑप्शन है A B C D। ध्यान से देखिए, A में लिखा है I0/2, B में लिखा है बच्चों √I0, C में लिखा है बच्चों I0/√2, ठीक है, और D में लिखा है √2I0। आपको IRMS की वैल्यू बतानी है। फार्मूला तो पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, अभी आज ही की क्लास में, तो आपको बताना क्या है, IRMS क्या है। चलिए जल्दी से आंसर देना, हम आपको 1 मिनट का समय देंगे, 1 मिनट का समय देंगे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या होगा आपका सही आंसर, देखते हैं क्या बोलती है पब्लिक, जो हमारे बच्चे हैं, कि कौन सा आंसर है जो बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर A B C D में पढ़ा है ना। चलिए मैं बता देता हूं, IRMS इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला होता है I0/√2। I0 क्या होता है बच्चों, √2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा आंसर। I0 क्या होता है, √2। भारत में क्विज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, ये भी मैंने आज ही की क्लास में बताया है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है। ऑप्शन ए है 100 चक्र प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है बच्चों 50 चक्र प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 120 चक्र प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है बच्चों 60 चक्र प्रति सेकंड। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। क्या होगा सही आंसर, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है वो कितनी होती है, क्या वो 100 चक्र प्रति सेकंड होता है, क्या वो 50 चक्र प्रति सेकंड होता है, क्या वो 120 चक्र प्रति सेकंड होता है, क्या वो 60 चक्र प्रति सेकंड होता है। क्या आएगा सही आंसर, कौन सा आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट आएगा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, मालूम है सारे बच्चों को, कितनी होती है बच्चों, 50 चक्र प्रति सेकंड। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कितना होता है बच्चों, 50 चक्र प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर
3, क्विज 1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 50√2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? आपको IRMS वैल्यू बतानी है। ऑप्शन देखिए, 100 एम्पियर है, बी है 25 एम्पियर है, सी है बच्चों 50 एम्पियर, डी है बच्चों 10 एम्पियर। तो ये तो थोड़ा सा सॉल्व करके बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। क्या है क्वेश्चन हमारा? शिखर मान, धारा का शिखर मान I0 दिया है बच्चों, आपको क्या दिया है? 50√2 एम्पियर। आपको निकालना क्या है? IRMS निकालना है बच्चों, IRMS I0/√2 ये आ जाएगा। फार्मूले में वैल्यू रखो, I0 50 क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई √2, √2 से कैंसल, IRMS कितना आ गया? 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। कितना आया बच्चों? 50 एम्पियर ये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। बात समझ में आई ना? शिखर मान दिया 50√2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना था। IRMS फार्मूला होता है I0/√2, ठीक है। तो I0 की वैल्यू 50√2 रखें, √2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। IRMS = 50 एम्पियर। ओके, ये आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान I0 व आभासी मान IRMS है तो संबंध होगा। बिल्कुल आसान है, एक बार फिर से आपको I0 और IRMS के बीच में संबंध बताना है। तो आपको मालूम है IRMS = I0/√2, ये संबंध होता है। अगर हम यहां से I0 की वैल्यू देखें तो IRMS × √2। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन लगता है? बहुत सारा ऑप्शन दिया है। ए में दिया है I0 = IRMS/√2, ठीक है। IRMS = कितना दिया है? √3 I0 दिया है, I0 = IRMS दिया है, √2 IRMS। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आसान प्रश्न है और ये सब जो है ना प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, याद रखना। स्पेशली बिहार के एग्जाम्स में मैंने देखा है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है बच्चों। सेम वैसी क्वेश्चन है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज का शिखर मान V0, वोल्टेज का शिखर मान V0, आभासी मान VRMS। आभासी मान क्या है? VRMS, ठीक है। तो संबंध होगा VRMS = V0/√2। क्या रिलेशन होता है? V0/√2। या फिर V0 = क्या हो जाएगा? VRMS/√2, VRMS/√2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये इस तरह से आंसर देना है आपको। तो चलिए जाते जाते एक बार फिर से बता देना चाहता हूं बच्चों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है गोपाल सर फिजिक्स। आपको मिल जाएगा इस क्लास की पीडीएफ। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। चलिए सॉरी एक और क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? ये पढ़ाया हुआ है मेरा ना, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव या डी उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर आएगा? प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? कौन सा इफेक्ट प्रदर्शित करती है? रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करती है क्या? नहीं करती है। चुंबकीय प्रभाव नहीं करती है। ऊष्मीय प्रभाव बिल्कुल। ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? सी होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्लास की बात, नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपको मिलने वाला है विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ, 7 प्रकार के होते हैं। कोशिश करेंगे पूरा का पूरा आपको एक ही क्लास में दे दें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए बच्चों एक बार फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूं। तो आज हम बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। मुझे मालूम है आप सभी बच्चों को बहुत इंतजार था इस चैप्टर का, और ये चैप्टर्स बच्चों जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और
सारे के सारे जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम वन बाय वन देखते जाएंगे, और यहां पर ना थोड़ी सी बड़ी बड़ी क्लासेस में आपको देने वाला हूं, ठीक है। हो सकता है कि ये चैप्टर आपको मैराथन के फॉर्म में मिले, तो शुरुआत